हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इसी वीडियो में शुरू करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स और अपना चैप्टर चल रहा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और प्यारे बच्चों, जिन भी बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखा उसमें मैंने चैप्टर स्टार्ट किया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो प्लीज जरूर देख के आए, तभी आपको इस वीडियो में समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। फिर आता है कुछ टॉपिक एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक में आपको बताने वाला हूँ कि किसने डिस्कवरी की। फिर सम इम्पोर्टेंट एंजाइम्स करेंगे, उसके बाद एसिड ऑब्टेन फ्रॉम एंजाइम्स करेंगे, फिर इम्पोर्टेंट नोट्स करेंगे, फिर उसके बाद बायोगैस, फिर मिथनोजन बैक्टीरिया। और आज शुरू करते हैं। तो पहले बच्चों, एंटीबायोटिक मैंने थोड़ा आपको मोटा मोटा बता दिया था। और जो इसकी एंटीबायोटिक है, जो फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। पहले फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है उसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो अपन लिखते हैं क्या, फर्स्ट फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवरी किसने की थी। मैं बच्चों यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे किसने की थी, वो थे अलेक्जेंडर बाबा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और इसके बाद बच्चों ये इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवरी दी थी। पर दो साइंटिस्ट और थे इसके साथ में जिन्होंने इसका योगदान दिया साथ में अपना, कि एंटीबायोटिक के अंदर डिस्कवरी में। पर ये लिखा हुआ आपके, तो आप बस बच्चों ये याद रखना। इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ इसमें, क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है उसका नाम क्या है, लिखते हैं फर्स्ट एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी बच्चों, वो थी पेनिसिलिन। कौन सी थी, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, वो थी पेनिसिलिन। ठीक है। और ये जो एंटीबायोटिक है ये किसका, किस में यूज हुई थी, वर्ल्ड वार टू में। तो लिखते हैं एंटीबायोटिक यूज इन, यूज इन वर्ल्ड वार टू, वर्ल्ड वार टू, वर्ल्ड वार टू में यूज हुई थी। और ये जो मैं लिखा रहा हूँ कि इसमें पेनिसिलिन कहाँ से ऑब्टेन हुई थी। अब पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम, अब ये तो आ गया फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, मैंने बता दिया आपको। फिर एंटीबायोटिक यूज, यूज मतलब यूज इन किस में होता है, वर्ल्ड वार टू में हुआ था। और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन कहाँ से ऑब्टेन हुई थी, वो हुई थी पेनिसिलिन नोटेटम से। लिखते हैं प्यारे बच्चों, पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन हुई थी, ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलिनियम नोटेटम। देखो प्यारे बच्चों, आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि पहली पेनिसिलिन कहाँ से ऑब्टेन हुई थी। पेनिसिलिन तो आपको पता है पेनिसिलिनम नोटेटम, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा। और जो पहली जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन है ना, उसका यूज क्या हुआ था वर्ल्ड वार टू में। ठीक है। और बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, मुख्य पॉइंट ये है बस पहले, ये वर्ल्ड वार टू में यूज हुई थी। आयो बच्चों समझ आ गया होगा आपको, स्टार्टिंग वापस सुना देता हूँ कि एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में क्या था कि फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। फिर एंटीबायोटिक की पेनिसिलिन है। ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन।
ठीक है। फिर एंटीबायोटिक यूज, इसका यूज बताओ, यूज क्या होगा, यूज इन किस में यूज हुई थी, इन वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है मेरे बच्चों। फिर पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन हुई, पेनिसिलिन नोटेटम से ऑब्टेन हुई, ठीक है मेरे बच्चों। आई होप मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट जो एंटीबायोटिक हुई थी उसके अंदर किस किस कौन से साइंटिस्ट का योगदान है, तो लिखते हैं अपन, इन फर्स्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एंटीबायो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक डिस्कवरी, डिस्कवरी टू साइंटिस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। पहले बच्चों मैं इसको यहाँ पे लिखने वाला हूं, आप अपनी फेयर नोटबुक में ऐसे लिख लेना उसको कि इन फर्स्ट एंटीबायोटिक, मतलब जो पहली एंटीबायोटिक डिस्कवरी हुई थी वो उसके अंदर जो टू साइंटिस्ट है उसका क्या योगदान था, और वो टू साइंटिस्ट कौन थे, टू साइंटिस्ट का नेम बता देता हूँ आपका, नेम यहाँ पे लिखता हूँ, अर्नेस्ट चेन, दूसरा है होवर्ड, दूसरा कौन सा है, होवर्ड फ्लोरे, क्या था, होवर्ड फ्लोरे ने, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे ये जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक में डिस्कवरी में दो साइंटिस्ट के प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। वो दो साइंटिस्ट कौन से थे मैंने लिखा दिया यहाँ पे, आपको याद रखना होगा, आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। पर जो मेन है, जो मेन क्या, जो एंटीबायोटिक डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में याद रखना पड़ेगा। और जो अर्नेस्ट हेक्कल है और होवर्ड फ्लोरे है, उन दो साइंटिस्टों ने खाली इसके साथ प्रयोग किया था बस, बल्कि आपको डिस्कवरी में ये याद रखना पड़ेगा बच्चों, खाली ये याद रखना पड़ेगा। और बस अगर दो साइंटिस्ट पूछे तो आप ये लिख सकते हो। अब आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से दो साइंटिस्ट थे। क्या, थ्री साइंटिस्ट गोट ए नोबेल प्राइज, है ना। वो कौन कौन से थे तो लिखिएगा बच्चों, पहला था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। कौन सा था, एलेक्स, ये रहा अलेक्जेंडर, मेरे बच्चों ये स्पेलिंग रॉन्ग हो चुकी है, यहाँ पे अलेक्जेंडर हो जाएगा, अलेक्जेंडर नहीं, क्या होगा, अलेक्जेंडर। पहले मैंने बता दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फिर दूसरा है अर्नेस्ट टेल, फिर था होवर्ड फ्लोरे, ये तीनों थे। और इनको कब मिला था नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज इनको मिला था 1945 में, याद रखना बच्चों, ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये अब की बार जरूर आएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, क्या, अलेक्जेंडर। दूसरा कौन सा था, अपन इसको भी बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, अलेक्जेंडर भी लिख सकते हैं, अलेक्जेंडर अर्नेस्ट चेन भी लिख सकते हैं, और अर्नेस्ट अलेक्जेंडर होवर्ड फ्लोरे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सेकंड था कौन? अलेक्जेंडर अर्नेस्ट चेन। थर्ड, थर्ड कौन सा था प्यारे बच्चों? थर्ड था अलेक्जेंडर होवर्ड फ्लोरे। अपन सीधा भी इसका नाम लिख सकते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लोरे। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि सीधा अलेक्जेंडर फ्लोरे कौन था, तो वो आपने आपको बताना पड़ेगा वहां पर कि वो साइंटिस्ट था जिसने प्ले इंपॉर्टेंट अपना योगदान निभाया उसके अंदर एंटीबायोटिक का डिस्कवरी करने के लिए, प्रोडक्शन में। अलेक्जेंडर होवर्ड फ्लोरे, होवर्ड फ्लोरे। ठीक है, ये मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे। पहले कौन सा था? तो 3 साइंटिस्ट गोट इन नोबेल प्राइज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इन विच ईयर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क, क्या? इन विच ईयर, इन विच ईयर दे गोट नोबेल प्राइज। इन 1945 लिखिएगा बच्चों, क्या? इन 1945। अगर पूरा पूछे तो पूरा बताना पड़ेगा बच्चों आपको, क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अगर आपको अगर एमसीक्यू आ जाए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो उसके अंदर 1945 लिखना पड़ेगा, अगर ईयर पूछे तो। और साथ ही में अगर उनका नाम पूछे तो आपको ये नाम भी बताने पड़ेंगे कौन कौन से थे साइंटिस्ट जिन्होंने जिनको मिला था वर्ल्ड ऐसे नोबेल प्राइज मिला था इन 1945 में। एलेक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कोमा अर्नेस्ट चेन। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अलेक्जेंडर अर्नेस्ट चेन लिख सकते हो, अर्नेस्ट चेन कोमा होवर्ड होवर्ड फ्लोरे। आई होप प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बताना चाहता हूँ। कि जो पहले मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको, क्या? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मैंने बताया कि एंटीबायोटिक डिस्कवरी किसने की थी, कौन सी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। ठीक है, तो फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी वो डिस्कवरी किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या थी डिस्कवरी, ठीक है आप बता दीजिए, तो वो कौन सी थी? तो प्यारे बच्चों फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी। ठीक है, अब बात आती है पेनिसिलिन। सर ये पेनिसिलिन कहाँ से ऑप्टेन होती है? तो मैं लिखा कि पेनिसिलिन ऑप्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से ऑप्टेन होती है। फिर एंटीबायोटिक यूज, इसका एंटीबायोटिक का यूज किस में हुआ था? वर्ल्ड वार 2 में हुआ था। ठीक है, अमेरिकन सोल्जर्स के द्वारा। ठीक है, अमेरिकन सोल्जर्स में। ठीक है, फिर अब आती है इन फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी टू साइंटिस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। दो साइंटिस्ट के अलग नाम बताओ, पहले का पता चल गया। दो साइंटिस्ट और बताओ कौन से थे? वो थे अपने, इसके बाद में यहाँ से ऊपर है अर्नेस्ट चेन था। ठीक है, पहला। फिर दूसरा, दूसरा था कौन सा? होवर्ड फ्लोरे। ठीक है, अब इनको इनकी बात आती है। सर आपने ये तो बता दिया कि ये दो साइंटिस्ट और हो गए। ठीक है, अब आते हैं 3 साइंटिस्ट। पहला तो मैंने आपको ये बता दिया, ये था ही, 2 तो ये हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 3 साइंटिस्ट गोट इन नोबेल प्राइज। कौन कौन से थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फिर अलेक्जेंडर अर्नेस्ट चेन। ठीक है, फिर अलेक्जेंडर होवर्ड फ्लोरे। आप ऐसे भी सीधा नाम लिख सकते हो कि ये तो बच्चों कंपल्सरी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप अगर ऐसे लिखो कि अर्नेस्ट चेन फिर होवर्ड फ्लोरे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखो तो लिखो, पर अलेक्जेंडर जरूर लिखा देना उसके अंदर अगर पूछे तो। अगर ऑप्शन में आ जाए कि अलेक्जेंडर अर्नेस्ट चेन आ गया या फिर अर्नेस्ट चेन आ गया, तो आप दोनों में से आप एक को सेलेक्ट करके ये लगा देना अर्नेस्ट चेन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जरूर पढ़ना बच्चों उसको। और इन विच ईयर दे गोट ए नोबेल प्राइज, दे गोट ए नोबेल प्राइज इन कौन से सन में मिली थी उनको नोबेल प्राइज? इन तीनों साइंटिस्टों को। तो 1945 में उनको मिली थी। कौन कौन से साइंटिस्ट थे वो ऐसे पूछे तो? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
अर्नेस्ट सेन और हॉवर्ड फ्लोरे को मिली थी ये क्या नोबेल प्राइज 1945 में। आई होप बच्चों को समझ आ गया होगा। तो आप इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए बच्चों कि 1945 में तीनों साइंटिस्ट को मिली थी नोबेल प्राइज। ये पूछेगा बच्चों, पक्का पूछेगा ये। अगर नाम नहीं पूछे तो इसका ये आ जाएगा, अगर ये नहीं पूछा तो ये वर्ल्ड वार में आ जाएगा, और ये भी नहीं आया तो ये फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी वो जरूर पूछेगा। अगर वो भी नहीं पूछे तो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो मैंने आपको स्टार्टिंग जो वीडियो हुई थी, तो उसकी पहले जो वीडियो हुई थी उसमें मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों इससे एमसीक्यू बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब ये नहीं पता कि इसमें कौन से टॉपिक से ले सकता है वो, अपन को लगता है कि इस टॉपिक से ले सकता है, पर मेरी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन। मैं आपको जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके उसके अंदर ऐसे सारे मत लिखिए, उसके अंदर शॉर्ट नोट बनाइए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, नोट बनाकर कि ये इसकी डिस्कवरी किसने की थी, फिर इसकी फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, फिर कौन सी थी, फिर वर्ल्ड वार में कौन सी यूज हुई थी अमेरिकन सोल्जर्स द्वारा, अमेरिकन सोल्जर्स के अंदर पेनिसिलिन ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से ऑब्टेन होती है, फिर फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, जो कौन से साइंटिस्ट थे, हॉवर्ड फ्लोरी कौन कहाँ का था, फिर 1945 में किन किन को नोबेल प्राइज मिला। ये है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जो टॉपिक है वो कौन सा है, सम इम्पोर्टेंट जो एंजाइम्स है, कौन कौन से जो एंजाइम्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताने वाला आपको। तो मैं नोट इसको इरेज कर दूं बच्चों, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब लिखता हूँ, आप भी साथ साथ लिखें बच्चों, या फिर समझे साथ साथ में। वैसे समझने वाला कोई नहीं है, पर आपको समझाता रहूंगा बीच में, पर आप जरूर नोट करिए बीच में, लिखते रहे बच्चों। इसमें खाली आपको ये याद रखना पड़ेगा बस, टर्म से कुछ। सम इम्पोर्टेंट एंजाइम्स। ठीक है, इनका क्या यूज था और कहाँ पे हुआ था, ठीक है, आपको बताने वाला हूँ, तो लिखते रहे। तो फर्स्ट है वो सेकेरोमाइसिस, सेकेरोमाइसिस सेरेविसिस। इसका यूज क्या है, यूज क्या है, यूज है इसका, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। क्या यूज्ड इन प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन होगा सर आप, प्रोडक्शन इथेनॉल का होगा, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, आगे आई होप। अब देखो ये क्या, ये भी एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एंजाइम, ठीक है, ठीक है, एंजाइम है। ठीक है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस, ये क्या था, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ, सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस। दूसरा पॉइंट है लाइपेज। क्या, लाइपेज एंजाइम। अब सर ये लाइपेज एंजाइम क्या है, तो इसमें लिख सकते हो कि रिमूव, क्या रिमूव करना अपन किसको,
रिमूव ऑयल इम्प्योरिटीज, ऑयल इम्प्योरिटीज, जो ऑयल के अंदर जो अलग अलग इम्प्योरिटीज मिली हुई होती है ना, उनको निकालने के लिए कौन सा एंजाइम है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, वो होता है लाइपेज एंजाइम। मैं इसको साथ साथ में अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों, आप भी अपनी फेयर नोटबुक में जहाँ पे भी आप नोट कर रहे हो इसको, आप अंडरलाइन करते रहना रेड पेन से। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट में जब आप पढ़ोगे इसको, है ना, एग्जाम टाइम में, तो आपको याद रहेगा कि हाँ सर ने ये भी लिखवाया था, इंपॉर्टेंट भी था ये। अब जो थर्ड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये हर साल तो पूछ लिया, अब की बार कौन सा पूछेगा, प्रोटीज और पेक्टिनेज। तो लिखते हैं प्रोटीएज एंजाइम एंड पैक्टिनेज, पैक्टिनेज नेज एंजाइम। ठीक है, इसका यूज बताओ, यूज क्या होगा इसका, यूज 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 क्या यूज है, उपयोग, उपयोग, इसका यूज क्या है, प्रयोग क्या, यूज, यूज टू क्लियर, यूज टू क्लियर या फिर क्लियरिंग जूस बोतल, जूस बोतल। ठीक है, इम्प्योरिटी जो उसके अंदर मिली हुई होती है ना, जूस बोतल को फिल्टर रखना, या फिर आपने देखा होगा कि अपन ऐसे जूस बनाते हैं घर पे, मैंगो का हो गया, पपाया का हो गया, जो भी है घर पे पीने के लिए बनाते हैं, आप उसको फ्रीज में रख दो। ठीक है, फ्रीज में रखोगे तो वो लगभग 1 दिन चल जाएगा। ठीक है, और वहीं आप मार्केट जाओ, शॉपकीपर को बोलोगे कि मैं भैया मेरे को आप एक स्लाइस दो, स्लाइस की बोतल दो, 50 रुपीज या फिर 100 रुपीज वाली, जो जो भी है वो कितने लीटर की आती है वो, तो आप जाके बोले तो आपको दिया, तो आपने महसूस किया होगा कि यार ये लंबे समय तक प्रिजर्व कैसे रहती होगी। तो उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, उसके एंजाइम होता है प्रोटीएज और पेक्टिनेज एंजाइम, जो यूज टू क्लियरिंग जूस बोतल में यूज होती है। ठीक है, वो लंबे समय तक। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, इसका एंजाइम का यूज होता है, और आपको मैंने लिखा ही दिया, और ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है 2027 के लिए। मैं अभी लिख देता हूँ इसको, साथ साथ में लिखे बच्चों, ये अर्जुन आने वाली बात है, पर मेरे अर्जुन आएंगे। प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज एंजाइम कौन सा किस में यूज होगा, यूज टू क्लियर जूस बोतल, जूस बोतल में यूज होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जूस बोतल्स में जैसे लंबे समय तक प्रिजर्व करना है उसको, तो वो ये एंजाइम हो जाएगा। आपको मैं वापस बता देता हूँ कि मैंने एंजाइम स्टार्ट किया है। एंजाइम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो पहला है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। ठीक है, आपको नाम याद रखना पड़ेगा, और उसके अंदर कौन सा है, जो ये कौन कौन से इसके यूज जो है ना, वो याद रखना पड़ेंगे। ठीक है, इसमें से पूछ सकता है, इसमें से वेरी वेरी मोस्ट ये है प्रोटीज और पेक्टिनेज एंजाइम। इसके अंदर मैंने पहले स्टार्ट किया है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस एंजाइम, ये भी एंजाइम है। तो इसका यूज क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, फिर आती है लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम किसके यूज में होता है, रिमूव ऑयल इंप्योरिटीज, ऑयल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, ऑयल का जो इंप्योरिटीज है ना, उसको रिमूव करने के लिए होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है वेरी वेरी मोस्ट, ये है प्रोटीज और पेक्टिनेज एंजाइम, है ना, ये यूज टू क्लियर जूस बोटल्स, क्लियर जूस बोटल्स, जूस बोटल्स के अंदर जो जूस जो भरा हुआ है उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, वो प्रोटीज और पेक्टिनेज एंजाइम यूज होगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब जो फोर्थ है, फोर्थ क्या है, फोर्थ एंजाइम का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। अब ये क्या होते हैं, स्ट्रेप्टो बच्चों, आपके लिए मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे सीधा विजिबल हो, अच्छे से समझ में आए और आपको विजिबल हो। अगर मैं छोटा छोटा लिखूंगा तो आपको ज्यादा परेशानी होगी और आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको नोट्स बनाने में तकलीफ भी होगी आपको, तो इसलिए मैं आपको लिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसलिए। अब आते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, ये किस में यूज होता है, इसका यूज होगा, यूज आप, मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं थी, तो आप इसके जस्ट एरो बना के साइन लिखे, आप आगे आगे लिख लेना, यूज्ड इन क्लोट बस्टर, क्लोट बस्टर, क्लोट का जो धब्बा है ना,
क्लोट का जो धब्बा है उसको रिमूव करने के लिए यूज्ड इन क्लोट बस्टर, है ना, रिमूव इन, आप ऐसे ये लिखना बच्चों, यूज्ड इन क्लोट बस्टर, एंजाइम होगा रिमूव क्लोट बस्टर। ठीक है बच्चों, ये आएगा इसमें। बस आपको ये याद रखना चाहिए कि किस में कौन सा एंजाइम का यूज किस में होगा, यस आपको इतना याद रखना है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखनी पड़ेगी। और मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज इन क्लोट बस्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आती है फिफ्थ पॉइंट की बात। क्या? फिफ्थ पॉइंट की बात। फिफ्थवा जो अपना एंजाइम है वो कौन सा है? साइक्लोस्पोरिन है, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। अब इसका यूज क्या होगा? मैं नीचे लिखा देता हूँ, आगे जगह नहीं है बच्चों। इसका यूज होगा यूज्ड ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यूज्ड एज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, है ना। ऑर्गन ट्रांसप्लांट अपन है, ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांट करते हैं अपन, ये ब्रैकेट में लिखना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, क्या? ये हर साल पूछता है, या फिर इसमें पूछेगा, एमसीक्यू में पूछेगा। अगर एमसीक्यू में नहीं आएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, और फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आया तो वो लॉन्ग आंसर में पूछ सकता है, या फिर इसमें अलग अलग पूछ सकता है कि आप पूरा इसको एक्सप्लेन करो, फिर इसका नाम बताओ कि कौन सा इसका होगा। ठीक है, तो मैं इसको इशारा मार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। यूज एज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, और इसको आप इम्यूनो सप्रेसिव की जगह इम्यूनो लोअरिंग एजेंट भी लिख सकते हो, इम्यून सिस्टम को लोअर कर देता है। अब ये क्या है सर, आप ऐसे दिखा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा सर मेरे को। अब ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, क्लोट बस्टर। क्लोट देखा कि अपन जैसे अपन गिर जाते हैं, साइकिल चला रहे हैं, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, अपन साइकिल चला रहे हैं खूब जोर से, अपन गिर चुके हैं अपन। गिरने के बाद क्या अपन लगेगी, चोट लगेगी तो कुछ समय बाद देखना कि आपको वहाँ पे ऐसे खरोट जैसा क्लोट धब्बा लगेगा। ठीक है, डॉक्टर क्या करते हैं उसको रिमूव करने के लिए, क्लोट बस्टर, है ना, क्लोट बस्टर, जैसे अपन को इसको रिमूव करना है तो अपन सीधा निकालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा एंजाइम होता है कि आराम से उसको क्लोट को रिमूव किया जाता है। किसको? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है, उसका यूज होगा तब वो क्लोट बस्टर को रिमूव करने के लिए काम आएगा। ठीक है, यूज्ड इन क्लोट बस्टर का एंजाइम। ठीक है, अब आती है साइक्लोस्पोरिन। अब साइक्लोस्पोरिन का सर ये अलग अलग आप नाम बता रहे हो, आगे बच्चों एनसीईआरटी में मेंशन है, और इसका यूज आपको याद रखना पड़ेगा कि यूज एज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। आप इम्यूनो लोअरिंग एजेंट भी लिख सकते हो। क्या? इम्यूनो लोअरिंग एजेंट भी लिख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आई तो लोअरिंग एजेंट। ठीक है, आप ऐसे समझो, सप्रेस सप्रेस। अब इस मेरे पास एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्प्रिंग है, इसको मैं दबाऊंगा, आप जैसे मान लो यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है इसके, ठीक है, अब मैं इसको सप्रेस करूंगा, ऊपर से सप्रेस कर दिया हूँ तो वो नीचे जाएगा। ये मान लो एग्जांपल आप समझो, इमेजिनेशन करो कि नीचे झुक जाएगा ये, ठीक है, और जाता जाएगा। अब स्प्रिंग है, छोटी कोई स्प्रिंग है, उसको अपन जितना दबाएंगे दबाएंगे दबाएंगे, एक लिमिट आएगी उसमें, बाद में वो सप्रेस नहीं होगी। तो वही है ये कि इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान। ठीक है, अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान इसका मेरे को समझ में नहीं आया सर, वापस बताओ आप क्या होगा? यूज्ड एज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इम्यूनो सप्रेसिव मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। क्यों करेगा? क्या क्या जरूरत पड़ेगी? प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर के पास आते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मेरे तो ये किडनी फेल हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे यहाँ पे दिक्कत है, डॉक्टर साहब आप कुछ इलाज कीजिए। ठीक है, वो उसे उसमें कहते हैं कि आपके जो ऑर्गन है वो डिसेबल हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, और आपको इसको ट्रांसप्लांट दूसरा डालना पड़ेगा। तो डालेंगे तो अपने अंदर इम्यून सिस्टम होता है, वो सारा चेक करता है अपनी बॉडी को कि कौन सा पार्ट में क्या हो रहा है, कौन से पार्ट में क्या हो रहा है, कौन सा सिस्टम सही से वर्क कर रहा है, कौन से सिस्टम सही नहीं वर्क है। इम्यून सिस्टम की एक खास बात और है, अगर इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी में जो ऑर्गन है उसको नहीं पहचानता ना, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है ना, एंटीबॉडी बनाएगा, उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको सप्रेस कर देते हैं मेडिसिन के द्वारा, और सप्रेस करेंगे कुछ लंबे समय तक, मेडिसिन लेता रहेगा पेशेंट, और पेशेंट लंबे समय तक लेता रहेगा। तो उसके बाद में क्या हो गया, डॉक्टर उसको अपने
हॉस्पिटल में बुलाएँगे और बुलाने के बाद क्या होगा कि उनका उसका जो ऑर्गन है किसी दूसरे डोनर का ऑर्गन है, वो जो ऑर्गन है उसको डाल देंगे, है ना? और इम्यून को अपना इम्यून सिस्टम है उसको पता नहीं चलेगा कि किसका ऑर्गन है, ठीक है? किसका ऑर्गन है। तो वही है कि ये साइक्लोस्पोरिन एंजाइम ऐसा यूज़ होता है कि इम्यूनो सप्रेसिव कर देता है। और एक बात और है बच्चों, जो व्यक्ति जो व्यक्ति या फिर जो पेशेंट है ना? जो पेशेंट है, उसको अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, तो उसकी जो दवाइयाँ हैं, वो लंबे समय तक चलती रही है, कंटीन्यूअस चलती रहती है, कंटीन्यूअस। कभी भी ऐसे नहीं कि स्टॉप हो जाएगा। अगर वो मान लो ऐसा करे कि स्टॉप कर दे उसको, मतलब दवाई चल गई, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, उसने दवाई मेडिसिन ले रहा है, लगभग 5 साल हो गए उसको लेते हुए। समझो आप 5 साल हो गए लेते हुए, लेता आ रहा है, इम्यूनो सप्रेसिव हो गया, इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चल रहा है कि वो अपना ऑर्गन है, किसी दूसरे ऑर्गन है, ठीक है? पता ही नहीं उसको। फिर कुछ समय बाद में उसने सोचा, डॉक्टर ने बोला कि 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 आपको ये मेडिसिन है वो लंबे समय तक लेनी पड़ेगी। वो ज़िद्दी था, वो पेशेंट क्या ज़िद्दी था। अरे कोई ना, मेरे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, मैं मेडिसिन ले रहा था, आराम आराम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या किया, दवाई बंद कर दी, मेडिसिन को बंद कर दिया, ठीक है? बिना प्रिस्क्राइब करके, ठीक है? बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद क्या कि अपना जो इम्यून सिस्टम जो सप्रेस हुआ है ना, वो क्या है कि बढ़ता है। धीरे-धीरे अपनी पास जो उसके पास इम्यूनिटी हो जाती है, एंटीबॉडी बनाने लगता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। उस पेशेंट को पता नहीं चलता, फिर उसके बाद में कुछ क्या होता है कि वो ऐसा एंटीबॉडी बनाता है कि उस ऑर्गन को डैमेज कर देता है। और डैमेज करता है तो पेशेंट को जो जिस पे सर्वाइव कर रहा था, उसकी दिक्कत वापस हो जाएगी। क्योंकि ऑर्गन है ना, और ऑर्गन बच्चों बहुत महँगा मिलता है, ठीक है? वो इम्पोर्ट करना पड़ता है, वो अलग-अलग सिचुएशन में होती है। पर आपको ये समझना होगा कि मैं समझा रहा था आपको कि साइक्लोस्पोरिन ए है ना, उसका यूज़ होगा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के द्वारा डॉक्टर यूज़ करते हैं। ऑर्गन उसको मेडिसिन देंगे तो वो क्या देंगे, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनो सप्रेसिव हो जाएगा और लोअरिंग का मतलब लोअर करेंगे, ठीक है? तो अब आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो लिखिए बच्चों, आपको मैंने समझा दिया कि ये सैक्रोमाइसिस सर्विसेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है? फिर लाइपेज एंजाइम होगा, थर्ड वाला होगा प्रोटीज एंजाइम, फोर्थ हो गया स्ट्रेप्टोकोकस एंजाइम और फिर साइक्लोस्पोरिन ए। और फिर सिक्स्थ वाला जो है ना, सिक्स्थ सिक्स्थ पॉइंट अपना होगा, सिक्स्थ एंजाइम कौन सा होगा, सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ एंजाइम कौन सा होगा, सिक्स्थ एंजाइम है ना अपना स्टेटिन होगा। कौन सा? स्टेटिन, स्टेटिन एंजाइम। ये क्या करता है स्टेटिन? इसका काम है यूज टू ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअरिंग एजेंट। ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है लेवल है उसको डाउन कर देता है, लोअरिंग एजेंट डाउन कर देता है, उसका यूज इसमें होता है, ठीक है? लोअरिंग एजेंट में, ठीक है? प्यारे बच्चों, मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूँ कि आप ये जो एंजाइम है मैंने लिखा है छहों के छहों, आपको याद होने चाहिए टिप्स पर। कौन सा? मैं आपको वापस रिवाइज कर देता हूँ। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा, ठीक है? फिर होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम में क्या? रिमूवल ऑफ ऑयल इम्प्योरिटीज, ऑयल इम्प्योरिटी थर्ड वाला, थर्ड पॉइंट है। थर्ड एंजाइम है प्रोटीज और पेक्टिनेज एंजाइम। ये एक ही है पर इसके अलग-अलग नाम है। इसका क्या है? यूज्ड टू क्लीयरिंग जूस वाटर। जूस वाटर को फ़िल्टर रखना, उसके अंदर जो जूस है उसको प्रिज़र्व करना लंबे समय तक, ठीक है? उसको खराब नहीं होने देना, उसका काम ये हो गया, ठीक है? फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, फोर्थ वाला, तो उसका क्या है कि क्लॉट बस्टर को रिमूव करने के लिए काम में आता है, ठीक है? फिर आता है फिफ्थ वाला साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए का क्या होता है? यूज़ एज़ ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान यूज़ होता है इम्यूनिटी के द्वारा, ठीक है? अपना जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है कि एंटीबॉडी बनाता है, उसको सप्रेस कर देंगे, तो वो एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा और नहीं बना पाएगा तो पेशेंट भी खुश हो जाएगा। पेशेंट खुश कैसे होगा कि उसका ऑर्गन तो दूसरे डोनर से लिया हुआ है, वो एडजस्ट के वो दूसरे जो डोनर है उसके द्वारा डॉक्टर द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके अंदर बॉडी में, ठीक है? अब आती है छठा सिक्स पॉइंट है स्टेटिन। स्टेटिन एंजाइम क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल है अपनी बॉडी में, ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, उसको लोअर कर देता है। लोअर, नीचे, लोअरिंग लोअरिंग मतलब नीचे नीचे। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा स्टेटिन का क्या यूज़ है।
तो आप 6 के 6 को लिख लीजिए बच्चों, और आप मेरे को डाउट में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाउट भेजिए मेरे को कि आपको कौन सा समझ में नहीं आया, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चलो साइड हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए, नोट कीजिए बच्चों। कमेंट लिखना चाहूँगा आपका। लोवरिंग एजेंट, अरे प्यारे बच्चों ये लोवरिंग है यहाँ पे, क्या यहाँ पे लोवरिंग है, ये सप्रेस की सप्रेसिव की मतलब सप्रेस का मतलब नीचे कर देना, और इसको आपको अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ पे लोवरिंग लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिख दिया लोवरिंग, यूज एज ए इम्यून सिस्टम एजेंट, सप्रेसिव एजेंट और लोवरिंग एजेंट। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल को रोल कर देता है एजेंट को। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, नोट कीजिए बच्चों, आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। और ये किससे ऑब्टेन होता है, साइक्लोस्पोरिन ये किससे होता है, किससे ऑब्टेन होता है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा डर्मा पोलीस्पर्मा, पोली स्पर्मा, सॉरी, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पर्मा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको खाली बच्चों ऐसे याद रखना होगा कि साइक्लोस्पोरिन ए ना, स्पोरिन, स्पोरिन से याद रखो ट्राइकोडर्मा पोलीस्पर्मा, पोरिन पोरिन तो पोलीस्पर्मा, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पर्मा, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक है इसकी याद रखनी, ये भी नोट कर लेना बच्चों, ट्राइकोडर्मा पोलीस्पर्मा। ये साइक्लोस्पोरिन कहाँ से ऑब्टेन होती है, प्रोड्यूस होती है कहाँ से, तो वो होती है ट्राइकोडर्मा पोलीस्पर्मा से। जल्दी नोट कीजिए बच्चों, जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिया बच्चों, ये है सेकंड पॉइंट में है, लाइपेज एंजाइम रिमूव ऑयल इंप्योरिटीज, मतलब ऑयल का जो इंप्योरिटीज है ऑयल के अंदर उसको रिमूव करने में काम में आता है। ठीक है, और प्रोटीएज और एंड पेक्टिनेज एंजाइम दोनों एक ही बात है बच्चों। अगर आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे आ जाए कि पेक्टिनेज और प्रोटीएज का अलग अलग है ना, एमसीक्यू में पूछे कि पेक्टिनेज का यूज बताइए, है, और एमसीक्यू नहीं, आपके फिल इन द ब्लैंक इसमें शॉर्ट शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे कि पेक्टिनेज एंजाइम और प्रोटीज एंजाइम का क्या यूज है, तो यूज आप ये लिखोगे। ठीक है, ऐसे अलग अलग लिख आएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, आप उद्वाल नोट कर लीजिए, मैं उद्वाल रब कर देता हूँ। अब कुछ ऐसे एसिड्स हैं, आपको एसिड का नाम लिखा देता हूँ, कुछ अपने सिलेबस में एसिड्स हैं जो ऑब्टेन होते हैं बैक्टीरिया फंगाई, अलग अलग है। एसिड ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होते हैं, एसिड ऑब्टेन फ्रॉम, एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, फंगी, कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं फंगी, कुछ बोलते हैं फंगाई, दोनों एक ही, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो लिखिएगा बच्चों, एडिंग डालिएगा, एसिड ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगाई, है ना, फंगस या फिर फंगाई भी बोल सकते हैं उसको। पहला है इसमें, फर्स्ट है सिट्रिक एसिड, क्या है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड।
दूसरा लैक्टिक एसिड, थर्ड ब्यूटायरिक एसिड, फोर्थ क्या फोर्थ कौन सा होगा? पहला हो चुका है सिट्रिक एसिड, दूसरा है लैक्टिक एसिड, तीसरा है ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ये तीन हो चुके हैं। लैक्टिक एसिड हो चुका है, ब्यूटायरिक एसिड हो चुका है, और एक होता है एसिटिक एसिड। इसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है एसिटिक एसिड। कौन सा होगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब बच्चों सिट्रिक एसिड जो है, वो सिट्रिक एसिड कहाँ कौन से बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती है? ये होती है अपने पास एस्परजिलस नाइगर से। किससे ऑब्टेन होती है? एस्परजिलस नाइगर से। तो लिखते हैं ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस जिलस नाइगर। ठीक है, फिर आती है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको जो इसके जो पिछला वीडियो आता है उसमें बताया था मैंने, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और ये ब्यूटायरिक एसिड किससे ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन फ्रॉम क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। फिर एसिटिक एसिड, पहले लिखा आपने क्या? सिट्रिक एसिड। वो किससे ऑब्टेन होती है? अपने एस्परजिलस नाइगर से। फिर लैक्टिक एसिड होती है ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फिर होती है ब्यूटायरिक एसिड जो कि होती है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। फिर इसका जो फोर्थ पॉइंट है एसिटिक एसिड, तो वो होती है किससे? एजेटोबैक्टर एसिटाई से। ऐसे याद रखो, ऑब्टेन फ्रॉम एजेटोबैक्टर एसिटाई से। एजेटोबैक्टर एसिटाई, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है। ACETI एसिटाई, एजेटोबैक्टर एसिटाई, ये एक तरह का क्या होता है? बैक्टीरिया। अब आपको समझा देता हूँ कि इसकी ट्रिक क्या है लर्न करने की। ठीक है, पहला क्या है बच्चों? फर्स्ट क्या लिखेंगे इसमें कि सिट्रिक एसिड, सिट्रिक, लेमन देखा है? लेमन, नींबू, क्या बोलते हैं? नींबू, नींबू में होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है लेमन में। ठीक है, नींबू, हिंदी में नींबू, इंग्लिश में लेमन, सॉरी सिट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, अब इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? लेमन में सिट्रिक एसिड, नींबू में। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर, ये क्या है कि ये जो एंजाइम है इससे ऑब्टेन होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब आती है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक आपको जो पिछली वीडियो में बताया था कि लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोबैसिलस से होता है ना। तो ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये एक तरह का बैक्टीरिया जो क्या कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करने में यूज होता है? मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, मतलब दही में कन्वर्ट करता है। तो कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। जो खट्टा खट्टा जो स्वाद आता है उसमें लैक्टिक एसिड होती है। ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक से याद रखो कि ऑब्टेन फ्रॉम कोलेस्ट्रेडियम, कोलेस्ट्रेडियम डी बड़ा, कोलेस्ट्रेडियम ब्यूटायरिकम। आप ऐसे याद रख सकते हो कि ब्यूटा यहाँ पे आ गया ब्यूटायरिकम, तो ब्यूटायरिक एसिड। आपको एमसीक्यू पूछेगा कि ब्यूटायरिक एसिड अलग अलग देगा स्पेस नहीं कर,
फिर एसिटोबैक्टर एसिड, तो एसिडोबैक्टर तो इसमें अलग होगा, ब्यूटेरिक में क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम, नाम नाम से यहाँ पे पता चलेगा एसिड कौन सा होगा, नाम के थ्रू ही पता चल जाएगा। ये तो इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझो इस चीज़ को, बाद में नोट कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दूंगा आपको। एसिटिक एसिड, अब आती है एसिटिक एसिड, वो किससे होती है, ऑब्टेन फ्रॉम एसीटो, मतलब ए, क्या आपको बता देता हूँ कि क्या, ए सी ई टी ओ, बी ए टी सी, बी एस सी टी ना, ए सी ई टी, पता चल रहा है, ए सी टाइप, नाम तो आ रहा है ना, एसिड है, एसिड, तो आपको वहां पे एमसीक्यू पूछे तो आप कंफ्यूज मत होना, एसिड आ जाए तो एसिटिक एसिड, ब्यूट आ जाए तो ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, आपको पता है कि लैक्टिक एसिड किस में होता है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस में होता है, जो क्या कन्वर्ट होता है, मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, और सिट्रिक एसिड लेमन होता है, जिसके अंदर ये आपको याद रखना पड़ेगा एस्परजिलस नाइगर, क्या, एस्परजिलस नाइगर, आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा, मैंने तीनों की ट्रिक बता दी, और ये एस्परजिलस नाइगर है, आपको इसका याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, ये बच्चों इंपॉर्टेंट भी है, क्या है ये, इंपॉर्टेंट है, ये वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट, कौन सा, लैक्टिक एसिड, ये चैप्टर में चल रहा है माइक्रोब्स में, और माइक्रोब्स में पूछता है, ठीक है। अब आगे बढ़ू बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ूं, समझ में आ गया होगा आपको, मैंने क्या बताया कि लैक्टिक एसिड तो ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और ब्यूटेरिक एसिड होती है तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम, आपको याद रखना पड़ेगा, ब्यूट, तो ब्यूटेरिक एसिड, आया समझ में, ट्रिक होती है याद करने कैसे, एसिटिक एसिड एसिड याद रखो, पहला नंबर अक्सर एसिटाइल एसिड, ठीक है, बैक्टीरिया, सिट्रिक एसिड सी, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर 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 सी, नाइगर सी, ऐसे याद रखना पड़ेगा बच्चों आपको, और लैक्टिक एसिड बताई दिया आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, ये आपके सिलेबस में 4 दिए हुए हैं, अलग अलग है इसमें, और आपको वो बताई दी मैंने, कौन सा था, स्टेटोकोकल काइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन वगैरह, तो लिखिए बच्चों, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा यार बच्चों आपने। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे ड्रम्स, कुछ ऐसे एंजाइम और बैक्टीरिया से होने वाले, ये तो आपको सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, अलग से आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, मैं जो बता रहा हूँ आपको, कौन सा, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज, सॉरी एंजाइम नहीं आता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये किससे ऑब्टेन होता है, क्या, ये किससे ऑब्टेन होता है, अब सेकंड जो सेकंड है, और स्टेटिन, है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ किससे ऑब्टेन होता है, तो आपको पता चल रहा है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज से याद रखना कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है, ठीक है, स्ट्रेप्टो, ये रहा स्ट्रेप्टो, फिर स्ट्रेप्टोकोकस, याद रखना पड़ेगा बच्चों ये आपको, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, और ये मैंने बता दिया आपको, क्या, साइक्लोस्पोरिन है, ट्राइकोडर्मा पॉलीसर्मा, और लिखा हुआ है यहाँ पे ना। अब आती है स्टेटिन की, किसकी, स्टेटिन की, स्टेटिन किससे ऑब्टेन होता है, फिर आपको यहाँ पे बता दिया था बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अलग से ना, कंफ्यूज मत हो ना कि क्या सर ये क्या अलग से क्या लिखा रहे हो, यही लिखा रहा हूँ बच्चों, ये वाला, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, ये अलग अलग है, तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होता है, ये जो है ना साइक्लोस्पोरिन ए, ये होगा साइको, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा,
ठीक है। और ये जो स्टेटिन है वो किससे होता है? मोनस्कस परफ्यूरियस, मोनस्कस, क्या बच्चों? मोनस्कस से, मोनस्कस परफ्यूरियस, मोनस्कस परफ्यूरियस, यहाँ पे पी आ जाएगा, परफ्यूरियस, सॉरी यहाँ पे मोनस्कस परफ्यू। ये हो गया बच्चों आपके कुछ बैक्टीरिया से ऑप्टेन वाले एसिड वगैरह, ठीक है। ये अलग है, इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज में अलग से मैं लिखा रखा हूँ कि स्ट्रेप्टोकोकस से ऑप्टेन होगा। आपको बस ये याद रखना पड़ेगा, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो, क्या? स्ट्रेप्टो, आपको नाम ही स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप क्या, तो ये ऑप्टेन होगा स्ट्रेप्टोकोकस से, नाम से बदल रहा है वो, स्ट्रेप्टोकोकस ये होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज से। स्टेटिन, स्टेटिस मोनोस्कस परफ्यूरियस, साइक्लोस्पोरिन है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा, आपको पहले याद करा चुका हूँ इसमें ना। तो ये कुछ है, इसको भी साथ साथ नोट कीजिए बच्चों, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ये जो मैंने सारे आपको बताए ना, जो नीचे वाले, ये इम्पोर्टेंट है। ये मतलब आज की जो सेशन जो मिस करे, आज का जो सेशन जो बच्चा मिस करेगा ना, वो मान लो कि कुछ हाथ से खोएगा। और जो बच्चा इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखेगा, वो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, कुछ सीख के जाएगा। आया समझ में? यानी कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट बना के लिख लीजिए, नोट में, यहाँ पे नोट में अलग अलग है ना, आपको नोट बताने वाला था इंपॉर्टेंट, तो ये नोट है। आगे बढ़ूं क्या बच्चों? मैं आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं? कुछ बच्चे कमेंट करें, हम सबका साइन दे रहे हैं, ओके आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं अपन बायोगैस की। अभी सर बायोगैस क्या होती है? आपने छोटी क्लासेस में जैसे देखा हुआ है कि बायोगैस कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं कि एक जो कैन आती है ना, प्लास्टिक वाली कैन, उसके अंदर गोबर, जो गाय का जो गोबर है, डंक बोलते हैं इसको, गाय का जो गोबर है उसको भर देते हैं बोतल में, और उसको टाइटली पैक कर देते हैं कुछ समय के लिए, और समय के लिए पैक करते हैं तो उसको, उसके अंदर एक नोजल फिट कर देते हैं। नोजल के अंदर जो गैस बनी हुई है ना उसकी द्वारा, तो 5-7 दिन जो गैस बनेगी बोतल में, वो बाहर निकल सके और वो जल सके, ठीक है। तो वो होती है बायोगैस। उसके अंदर कौन सा वो होती है, कौन सी गैस होती है मोस्टली? ये इंपॉर्टेंट है, CH4 मीथेन। पहले बच्चों में जो बोल रहा हूँ ना उसको भी समझा करो साथ साथ में, ऐसे नहीं कि सर लिखा देंगे बोर्ड पे तो वो अपन बस ऐसे करेंगे। कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ आपको अगर आप साथ साथ समझोगे, जो बोला हुआ आप समझोगे ना, तो आपको बेनिफिट होगा। कुछ ऐसी चीज़ें बोलने से बताया जा सकती हैं कि एग्जाम में आ जाए वो चीज़ें। अब आती है बायोगैस, क्या? बायोगैस, गैस तो समझा, गैस, गैस तो समझी होगी, गैस, चलो ये गैस, ठीक है, ये गैस है ना। गैस, गैस का मतलब भाप में उड़ाई, LPG जो अलग अलग है वो अलग, ठीक है। बायो, बायो का मतलब बायोस्फीयर में प्रोड्यूस करने वाले गैसेस, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि हम जैसे हम छोटे थे तब क्या करते थे, ये बोतल कैप की, ठीक है ना, ये बोतल है जैसे, इसको बनाना नहीं है अपनी फेवरेट नोटबुक में, कहीं आप बना लो साथ साथ में, नहीं ये नहीं होगा। आप बनाना मत, पहले समझो बच्चों, इसको बनानी नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में समझ निकाली। इसके एक लाइन दी हुई है कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, मिथेन बैक्टीरिया, और कौन सी गैस होती है इसके अंदर, ठीक है। आपको इतना याद रखना पड़ेगा, आपको बनाना मत, तो आपको मैं समझा रहा हूँ। ये बोतल है, ये क्या है? एक बोतल, खाली बोतल है, ठीक है, एम्प्टी है, ये एम्प्टी बोतल है ना, एम्प्टी बोतल है। ये ऊपर इसके क्या है? कैप, ठीक है, ढक्कन जो अपन टाइट करते हैं बोतल का, वो, ठीक है। इसको ओपन कर दिया, इसके अंदर जो ये कव है, आप ये
ये मेरी काऊ है बहुत बढ़िया, जो काऊ दूध देती है मेरे को रोजाना। ठीक है, ये इसके सींग हो चुके हैं। ठीक है, ये काऊ है। ये जब काऊ काऊ है, ये काऊ डंक, ये काऊ डंक करेगी। मतलब जो गोबर गोबर गैस होती है, जो गोबर से उत्पन्न होने वाली, एक ये मान लो इसने कुछ गोबर किया। ठीक है, ये क्या किया इसने, गोबर के यहाँ से। ठीक है, ये कुछ गोबर इकट्ठा हो गया, यहाँ से मैंने इकट्ठा किया, मेरे मान लो मैंने इसको इकट्ठा किया, मेरे को बायोगैस प्रोड्यूस करनी है, मैंने इसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद क्या कि जो खाली जो मैंने बोतल ली थी उसके अंदर इसमें कुछ भी नहीं रखना। इसके अंदर मैं धीरे धीरे जो गोबर है, गोबर क्वांटिटी हाफ रख दूंगा इसके अंदर। ठीक है, इसकी क्वांटिटी हाफ रख दूंगा। फिर क्या करूंगा, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला दूंगा। क्या, इसके अंदर क्या मिला दूंगा, वाटर। इसके अंदर मैंने क्या 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 किया, वाटर मिला दिया। और इसके अंदर जो एक सिरिंज के द्वारा जैसे ये प्लास्टिक जो पाइप होती है ना छोटी, उसको लिया। ठीक है, ये मेरी छोटी पाइप है, ये क्या है, पाइप है। ठीक है, अभी मैंने पाइप ले ली, फिर ढक्कन में से छेद निकाल दिया। छेद निकालने का क्या किया, इसको टाइटली पैक किया। इसको मैंने क्या किया, रिमेन फॉर, मतलब छोड़ दिया, रिमेन फॉर फ्यू डेज, कुछ समय के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। इसमें गोबर डाल दिया, अब ये एम्प्टी नहीं है। क्या बच्चों, ये अब एम्प्टी नहीं है ना, ये खाली नहीं है। ये यहाँ से गोबर, ये गोबर है बच्चों। ठीक है, ये पानी मत मान लेना, ये गोबर मिक्सर है, ये किसका, गोबर का और पानी का साथ में। कम मात्रा में पानी है और ज़्यादा मात्रा में गोबर है। जैसे मान लो कि 80% तो है, क्या है, गोबर। सॉरी, 95% तो है गोबर, 95% तो है क्या, गोबर। ठीक है, और 5% है वाटर ओनली। पानी की मात्रा मैंने कम ली है इसके अंदर। ठीक है, पानी, तो ये कितना मिक्सर हो गया, 100% का मिक्सर हो गया। आगे समझ में, मैंने पुट कर दिया इसको और इसको छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए, 2 4 5 6 दिन छोड़ दिया इसको। मैंने इसको उठाया, मैंने इस बोतल को उठाई, इसके अंदर टाइटली, ढक्कन को नहीं खोलना है। यहाँ पे नोजल फिट की हुई थी। ठीक है, यहाँ पे तो ये इसका ओपन वाला जो कैप है, इसको फिट की हुई थी। यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा धीरे धीरे। ओपन किया, ओपन किया, तो ऐसे जो गैस है, मैं वो जो बोतल उसको ऐसे ही करोगे तो यहाँ पे बोतल जो क्या है कि टाइट हो जाएगी। आपको दिखाऊं तो आप जैसे ये समझो। ठीक है, इसमें ये पानी है, ये इतना पानी है, दिख रहा होगा शायद, इसमें इतना पानी है आपको। ठीक है, अब ये बोतल है, मैंने ली। ठीक है, फिर काऊ है मेरे पास, काऊ का जो डंक है वो इसके अंदर मिला दिया। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया। मैंने बोतल को यहाँ तक भरा, कहाँ तक, यहाँ तक भर दिया। ठीक है, यहाँ तक भर दिया, आप आधा, और थोड़ा सा पानी इसमें था तो यहाँ तक भर गया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, ये ढक्कन है इसका, केप केप का क्या है, ढक्कन है, इसके अंदर मैंने छेद कर दिया। और ऐसी जो पाइप ली, समझो आप, ये कुछ छोटी पाइप है लंबी, है ना, ये मैं इसके अंदर छेद निकाल के बाहर निकाल लिया। यहाँ पे ये नोजल है। ठीक है, बाहर वाली, तो क्या किया, इसको मैंने पैक कर दिया। ठीक है, टाइटली पैक कर दिया। कुछ समय बाद मैंने इसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिन बाद देखा कि बोतल एकदम ऐसे टाइट हो चुकी है, वैसे, और टाइट हो चुकी, खोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, खोलने के लिए मेरे को खोलनी नहीं है, मेरे को इससे क्या है, गैस निकालनी है। तो जो पाइप जो इसमें से निकाली थी, है ना, ये जो पाइप है, आप इसे समझो, ये पाइप है। ठीक है, ये इसका ओपन करने वाला, याद बताया कि ओपन करने वाला ये वाला, ये ओपन करने वाला सर्किट होगा। ठीक है, ऐसे ओपन करूंगा धीरे धीरे। और मेरे पास दूसरा कोई कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया कि जो आग जलाई, है ना, यहाँ पे क्या करेगा, तो आग जल जाएगी। तो इससे पता क्या चलता है कि यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आग निकलने लगी, आग के फ्लेम होने लगे। क्यों होने लगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही बायोगैस इसमें हुआ तो मीथेन हुआ, मीथेन का उत्पादक हो गया। अब इसमें बच्चों मीथेन है ना, जो मीथेन जो गैस है उसका उत्पादक हो गया। और उत्पादक होने के बाद फॉर्म हो गई, फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से जो गैस ना वो बाहर निकलने लगी। तो ये होती है बायोगैस। बायोगैस के अंदर कुछ ऐसे अलग अलग है। मीथेन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ये गैस इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसमें लिखेंगे अपन क्या, आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। ये होती है बायोगैस। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूंगा कि एक मीथेनोजन नाम का बैक्टीरिया होता है, वो रूमन ऑफ कैटल में प्रेजेंट होता है। मीथेनोजन,
मिथेनोजन बैक्टीरिया is present in it. Rumen of cattle. Rumen of cattle मतलब रूमेन ऑफ कैटल, कैटल के स्टोमक में है ये स्टोमक का भाग है काऊ का, काऊ के अंदर रूमेन ऑफ कैटल है जिसके अंदर मिथेन जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। दिस बैक्टीरिया परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये क्या करेगा, परफॉर्म करेगा किसको, स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक इन एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस है ना, एनारोबिक प्रोसेस में फॉर्म करेगा, प्रोसेस में तब जाके बायोगैस फॉर्म हो जाएगी। और कौन सी गैसेस होती है, नोट का पॉइंट बना के लिए यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे नोट का पॉइंट बना के लिखना बच्चों। ये बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि रूमेन ऑफ कैटल, कैटल के अंदर प्रेजेंट होता है ये, है ना। तो ये नोट का पॉइंट पहला ये है, इसमें लिखूंगा गैस क्या CH4 यानी, अब इसमें आपके एमसीक्यू में पूछे कि क्या कौन सी गैस होती है जिसके अंदर किसके अंदर बायोगैस में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, तो आप लिखना कि मीथेन गैस, CH4 गैस इज प्रेजेंट इन, इसमें प्रेजेंट इन बायोगैस, बायोगैस भी लिख सकते हो और बायोगैस प्लांट लिख सकते हो। कौन सी गैस आपको याद रखनी पड़ेगी कि बायोगैस में कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है, ठीक है। और आपको बता ही दिया कि क्या, कि बायोगैस के अंदर मीथेनोजन बैक्टीरिया होता है, और मीथेनोजन बैक्टीरिया किस में प्रेजेंट होता है, रूमेन ऑफ कैटल्स में, यहाँ पे है ना, रूमेन ऑफ कैटल में प्रेजेंट होता है। और रूमेन ऑफ कैटल में प्रेजेंट होने के बाद क्या होता है कि ये परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन, कौन सा फंक्शन करता है, एनारोबिक में प्रोसेस में फंक्शन करता है, और फंक्शन प्रोसेस करने के बाद क्या होता है कि बायोगैस का उत्पादक होती है। कौन सी गैस बनती है इसके अंदर बायोगैस में इन्वॉल्व होती है, CH4 मीथेन, और भी होती है पर वो आपके जो CO O2 ऑक्सीजन भी होती है, अलग अलग होती है, पर मेनली ये होती है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि इसमें कौन सी गैसेस होती हैं, ठीक है। मेनली ये होती है CH4 मीथेन गैस होती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़े बच्चों। और हाँ, मीथेन जो मीथेनोजन बैक्टीरिया है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मीथेनोजन बैक्टीरिया ब्रेक डाउन क्या करता है, ये प्रोसेस करता है किसमें, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन करता है किसमें, ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज सेल्यूलोज इन रूमेन ऑफ कैटल्स, इन रूमेन ऑफ कैटल्स। तो गाय का जो स्टोमक होता है ना, उसके अंदर कैटल्स, रूमेन ऑफ कैटल्स, उसके अंदर ब्रेकडाउन का इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करता है, ठीक है। मीथेनोजन बैक्टीरिया कौन सा इसमें पूछेगा तो आप ऐसे लिखना कि मीथेनोजन जो बैक्टीरिया है वो ब्रेक डाउन करेगा किसमें, ऑफ सेलुलोज इन रूमेन ऑफ कैटल्स, कैटल्स के अंदर, रूमेन के अंदर परफॉर्म करेगा स्पेसिफिक, आपको याद रखना बच्चों में। और मैंने आपको मुख्य मुख्य पॉइंट बता दिए इसमें। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए एक प्यारा सा थैंक यू, थैंक यू। एक प्यारा सा थैंक यू।
तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हमने सीखा कि कुछ इस क्लास में हमने ऐसा सीखा कि कुछ ऐसे टॉपिक सीखे जो तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास में अपने सीखा कि कैसे तो ये रूमेनो कैटलिस्ट में हो गया, बायोगैस का प्रोडक्शन का कुछ मैंने आपको टॉपिक बताए जो इंपॉर्टेंट थे। और बच्चों, इन सभी को याद कर लेना, ठीक है? और इसको नोट करते रहना बच्चों, और इंपॉर्टेंट ज़रूर बना लेना, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।